Dear students, welcome to the today e-lecture of Marketing Management Unit 2nd Understanding Marketing Environment lecture number 11. लेक्चर नंबर 10 में हमने मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल डिस्कशन स्टार्ट किया था। उसी में ही अब हम आगे कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंप्लीट करेंगे, माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पढ़ेंगे और इंटरनल एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो कौन सा है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो मार्केटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खाली लोगों के होने से ही मार्केट नहीं हो जाता, लोगों के पास है पैसा होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए स्पेंड करने की और विलिंगनेस होनी चाहिए। तो जो इंडिया की मिडिल इनकम ग्रुप है जो अराउंड 35 करोड़ से है, वो हर ग्लोबल कंपनी को अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि इन लोगों के पास एबिलिटी टू बाय भी है और विलिंगनेस टू बाय भी है। और जो ये साइज है सेगमेंट का, ये यूएस की टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। तो इस वजह से जितनी भी एमएनसीज हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं, वो इंडियन मार्केट में बिजनेस कर रही हैं। तो ये कौन सा एनवायरनमेंट है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। तो आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो आपको पहले वहाँ की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की स्टडी करनी चाहिए। तो उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि उस कंट्री में कैसा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। तो वो इंडिकेटर्स में फर्स्ट क्या होगा कि वो कंट्री इकोनॉमी की कौन सी स्टेज में है, रिसेशन में है, ग्रोथ में है, डिप्रेशन में है, रिकवरी में है, वहाँ पर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटलिस्टिक है, सोशलिस्टिक है या मिक्स्ड इकोनॉमी है, उस कंट्री की मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसीज़, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ क्या हैं, वहाँ पर नेशनल इनकम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम क्या है, डिस्पोजेबल इनकम क्या है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। इसके अलावा इस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटी और एनर्जी के रिसोर्सेज। तो इसके बाद ही मार्केटिंग कंपनी को उस कंट्री में बिजनेस करने के बारे में सोचना चाहिए। तो जो बिजनेस साइकिल है किसी भी कंट्री में वो बेसिकली 4 स्टेजेस में हो सकता है। फर्स्ट क्या है? ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी। इस स्टेज में बिजनेस साइकिल के एम्प्लॉयमेंट रेट हाई होती है, इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, इन्फ्लेशन कम होता है और लोगों की इनकम हाई होती है। तो जो कंसिक्वेंटली कंज्यूमर्स के पास ज़्यादा पैसा होता है, उनके पास विलिंगनेस भी होती है और एबिलिटी भी होती है। और जो कंज्यूमर्स का परसेप्शन है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो वो उनको कॉन्फिडेंस देता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्पेंड करने के लिए, क्योंकि उनको नियर फ्यूचर में कोई भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। तो जो मार्केटर है इस स्टेज में अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अपना डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंस कर सकते हैं, प्रमोशन बजट बढ़ा सकते हैं और प्रोडक्ट के लिए हायर प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? रिसेशन। इस स्टेज में जॉब्स हैं वो स्लैश होने लग जाती हैं और उसकी वजह से जो लोगों की विलिंगनेस है पैसे को स्पेंड करने की वो भी कम होती जाती है। कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस हैं वो अब प्राइस पर ज़्यादा होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्यूचर में इकोनॉमिक कंडीशंस और भी वर्स्ट हो सकती हैं। तो कई कंपनियां यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम कर देती हैं और प्रोडक्ट की प्राइस को कम करने के लिए वो कॉस्ट को रिड्यूस कर देती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल देती हैं, मार्केटिंग एफर्ट्स कम कर देती हैं। वो कंपनी के लिए सुसाइडल हो सकता है। इसकी वजह से कंपनी को अपने मार्केटिंग एफर्ट्स इस हिसाब से लगाने चाहिए कि कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी मिले, उन्हें उन प्रोडक्ट से ज़्यादा वैल्यू मिले। नेक्स्ट क्या है? डिप्रेशन। जब रिसेशन लंबे टाइम तक रह जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा होती है, वेजेस सबसे कम होते हैं, जीएनपी ड्रॉप हो जाती है और कस्टमर्स का उस इकोनॉमी में कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो गवर्नमेंट है उसको इंटरफेयर करना पड़ता है, वो मॉनिटरी पॉलिसीज़ में और फिस्कल पॉलिसीज़ में चेंजेस कर इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर आपको अभी वेट करना चाहिए। ऐसी कंट्री में जहाँ पर अभी डिप्रेशन में इकोनॉमी, वहाँ पर आपको अभी अपने बिजनेस ऑपरेशंस नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट क्या है? रिकवरी। जब गवर्नमेंट इंटरफेयर कर पॉलिसीज़ बनाती है तो धीरे धीरे जो इकोनॉमी है वो वापस से रिकवर करने लग जाती है, वापस से लोगों को जॉब मिलने लग जाती है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और उनका प्रोडक्ट की जो विलिंगनेस है वो भी धीरे धीरे थोड़ी सी बढ़ती है। लेकिन अभी भी कस्टमर वेट एंड वॉच की सिचुएशन में होते हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि एक बार इकोनॉमी और अच्छे ढंग से कवर हो जाए, वापस से ग्रोथ में आ जाए, उसके बाद वो उस पैसे को क्या करेंगे? स्पेंड करेंगे। नेक्स्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ जाता है बाइंग पावर। बाइंग पावर का मतलब क्या है? किसी भी पर्सन के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कितनी अवेलेबिलिटी है। बिजनेस साइकिल का जो फ्लक्चुएशन है वो प्राइस लेवल को इम्पैक्ट करता है, इंटरेस्ट रेट को इम्पैक्ट करता है और इससे बाइंग पावर भी इम्पैक्ट होती है। जैसे कि जब महंगाई बढ़ती है
तो गुड्स और सर्विसेज की प्राइस बढ़ती है, और अगर उस प्रपोजिशन से सैलरी इंक्रीज नहीं हो पा रही है तो पर्सन है उसके पास एबिलिटी गुड्स और सर्विस को खरीदने की कम हो जाएगी। अगर हम नक्शल में कहें तो उसकी बाइंग पावर कम हो जाएगी। और अगर महंगाई कम है, इनकम अच्छी हो रही है, तो कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें आएंगी, तो जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब बाइंग पावर के कुछ सोर्सेज होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फाइनेंशियल सोर्सेज। तो फाइनेंशियल सोर्सेज में इनकम है वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद जो इंडिविजुअल रिसीव करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनकम। जैसे वेजेज, सैलरी, रेंट, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड्स। इनकम को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्पोजेबल इनकम और डिस्क्रिशनरी इनकम। तो जो हमारी टोटल इनकम में टैक्स डिडक्ट करने के बाद इनकम बचती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। और डिस्पोजेबल इनकम में जो बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं उनको खर्च करने के बाद जो इनकम बचती है उसे हम डिस्क्रिशनरी इनकम बोलते हैं। इसको या तो कस्टमर सेव कर सकता है या फिर उसको खर्च कर सकता है। तो जो भी कंपनीज हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स हैं, उन सब की निगाह कस्टमर के डिस्क्रिशनरी इनकम पर होती है। सेकेंड है क्रेडिट, उधार पर। तो आपको बैंक से, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर से, स्टोर से क्रेडिट मिल जाता है और इससे आपकी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आजकल पिछले कुछ सालों में क्रेडिट की फैसिलिटी की वजह से ही कस्टमर की जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हुई है। पहले कैश में ही अगर कार मिलती तो केवल अगर कस्टमर के पास 8 लाख रुपए हैं तो 8 लाख की ही गाड़ी खरीद पाता, लेकिन अब क्रेडिट की वजह से अगर कस्टमर के पास 8 लाख रुपए कैश हैं तो वो 14-15 लाख रुपए की गाड़ी खरीद सकता है। नेक्स्ट क्या है, वेल्थ। एक टाइम पीरियड के साथ जो पैसा अक्मुलेट इकट्ठा होता जाता है वो वेल्थ बन जाता है। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा वेल्थ होगी उसकी परचेजिंग पावर यानी कि बाइंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जो वेल्थ है वो सेविंग से आ सकती है, इनहेरिटेंस, पैदाइशी भी हो सकती है, गैम्बलिंग, गिफ्ट और थ्रेफ्ट से भी हो सकती है। तो जिस किसी पर्सन के पास जितने ज़्यादा बॉन्ड्स हैं, प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी है, एंटिक कलेक्शन है, उसकी वेल्थ उतनी ही ज़्यादा होगी और वेल्थ की वजह से उस पर्सन की बाइंग पावर इंक्रीज होती है। सेकेंड है इकोनॉमिक में विलिंगनेस टू स्पेंड। खाली पैसा होने से ही कुछ नहीं हो जाएगा, लोगों के पास विलिंगनेस भी होनी चाहिए कि वो उस पैसे को क्या करें, स्पेंड करें। नेक्स्ट एनवायरनमेंट कौन सा आ जाता है, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। तो हर कंट्री का अपना अलग से सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट होता है। तो वहाँ किसी कंट्री के या किसी कल्चर के लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कौन से एंटरटेनमेंट यूज़ करते हैं, किस तरीके का म्यूजिक सुनते हैं, कौन सा स्पोर्ट्स देखते हैं, ये सब उनके सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट से डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की डेट में स्पाउसेज वर्किंग कर रही हैं, सोसाइटी में नया चेंज आया है, तो वर्किंग वुमेन को सेल्समैन इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसी वजह से तो रेडी टू ईट फूड्स है उनकी डिमांड इंक्रीज हुई है। ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो ऐसी गाड़ियां बना रही हैं जिनको लेडीज आराम से चला सकें, गियर शिफ्टिंग है वो बहुत स्मूथ हो, पावर स्टीयरिंग हो, जिसकी वजह से उनको कोई दिक्कत नहीं आए। आज की डेट में धीरे धीरे सोशल एनवायरनमेंट में क्या चेंज आया है, हेल्थ और फिटनेस के लिए कंसर्न ग्रो हुआ है। तो नंबर ऑफ योगा सेंटर्स हैं, जिम्स ये ओपन हो रही हैं, न्यूट्रिशन जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मार्केट इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब किस में आएगा, आपका सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट में आता है। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, नेचुरल एनवायरनमेंट। ये ह्यूमन बीइंग की ड्यूटी है कि वो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखे। तो कई बार टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डेप्लीशन और पॉल्यूशन। तो आज की डेट में कंपनी जिससे रियलाइज कर रही हैं कि उनकी ड्यूटी है कि वो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखें। तो आज की डेट में कंपनीज ऐसे रेफ्रिजरेटर बना रही हैं जो कि CFC फ्री हैं। तो कौन से एनवायरनमेंट की स्टडी की जा रही है, नेचुरल एनवायरनमेंट, क्योंकि आज की डेट में कस्टमर्स भी कॉन्शियस हैं, वो उन्हीं कंपनीज के ही प्रोडक्ट को परचेज करना प्रेफर करते हैं जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या है, रिसोर्सेज। कई कंपनीज हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो नेचुरल रिसोर्स होता है और उन्हें पता है कि जिस दिन ये रिसोर्स ख़त्म हो गया उनकी कंपनी भी ख़त्म हो जाएगी। तो वो चाहती हैं कि कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट्स को सोच समझकर जुडिशियली, रेशनली खर्च करें। तो उसके लिए वो अपने उन प्रोडक्ट्स की डीमार्केटिंग करती हैं, कस्टमर से आह्वान करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं कि वो अननेसेसरी में उनका प्रोडक्ट यूज़ ना करें। जैसे कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कहता है बिजली बचाओ, पानी बचाओ है, वाटर डिपार्टमेंट कहता है। इसके अलावा है जितनी भी ऑयल कंपनीज है वो कहती हैं सेव ऑयल सेव इंडिया। तो ये कौन सा है, रिसोर्सेज में डीमार्केटिंग। नेक्स्ट क्या है, वेदर। वेदर का मतलब क्लाइमेट कंडीशंस
वो मार्केटिंग कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करती है और उसके बेस पर डिमांड भी क्रिएट होती है। जैसे कि समर में वाटर कूलर्स, एयर कंडीशनर, कॉटन क्लोथ्स, वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, आइसक्रीम्स, इन सब की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इसी तरीके से विंटर में रूम हीटर, वुलन क्लोथ्स, स्पाइसी फूड, इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। और दिल्ली जैसा रीजन जहाँ पर सीजन होता है, गर्मी भी खूब पड़ती है, सर्दी भी खूब पड़ती है, वहाँ पर सीजनल प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है। तो इसी के साथ ही आपका ये मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बेसिकली इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है। हर इंडस्ट्री का ये एनवायरनमेंट अलग होता है और कंपनी को इस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, सप्लायर्स। सप्लायर्स वो पर्सन्स या पार्टी होती हैं जो कि किसी भी कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। तो सप्लायर के साथ कॉर्डियल रिलेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो अपने सप्लायर्स के साथ कॉर्डियल रिलेशन बनाकर रखती हैं। मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज। मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज वो पर्सन या पार्टी होती हैं जो कि फिनिश गुड्स को कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि होलसेलर्स, रिटेलर्स, ये प्लेस और टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो जो भी मैन्युफैक्चरर है वो अगर मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज को नीड को सेटिस्फाइड नहीं करेगी तो वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में अच्छे ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो पर्सन होते हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट को अपने पर्सनल या हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए परचेज करते हैं। तो अगर कंपनी इनकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स नहीं बनाएगी तो उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं बिकेंगे। नेक्स्ट कंपटीटर्स। कंपटीटर्स वो होते हैं जो कि आप जैसा ही प्रोडक्ट है मार्केट में अवेलेबल करा रहे हैं या आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करा रहे हैं। तो अगर आप कंपटीटर की स्टडी नहीं करोगे, उनके बेस पर स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, पब्लिक। कंपनी का ऑब्लिगेशन है केवल ये नहीं है कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ही पूरा करे, बल्कि अलग अलग ग्रुप्स को भी सेटिस्फाई करना होता है। तो कोई कंपनी है उसके ऊपर जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको उन अथॉरिटीज़ को भी रिपोर्ट देनी होती है, एनजीओज़ को भी रिपोर्ट देनी होती है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी हो सकती है। तो हर डिपार्टमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक पीआर डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है, जो कि कॉर्डियल रिलेशंस को मेंटेन रखता है। तो एक कंपनी के लिए पब्लिक क्या क्या हो सकती है, प्रेस, फाइनेंशियल पब्लिक, गवर्नमेंट और जर्नल पब्लिक यानी कि एनजीओज। और लास्ट क्या आएगा, इंटरनल एनवायरनमेंट। जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो कंपनी स्पेसिफिक होता है और कंपनी के कंट्रोल में होता है। तो जैसे कंपनी का टॉप मैनेजमेंट है वो फिलैंथ्रोपिक वर्क करता है, एथिकल प्रैक्टिसेस करता है, तो इससे कंपनी की इमेज इन्हांस होगी। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है तो कंपनी मार्केट में स्ट्रॉन्ग होगी। कंपनी की जो लोकेशन है वो बिल्कुल रॉ मटेरियल के पास है तो कंपनी की जो कॉस्ट है वो कम होगी। तो ये सब किस में आ जाएगा, इंटरनल। कंपनी के पास सफिशिएंट और इफ़िशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं तो ये कंपनी की क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। तो ये सब किस में आएगा, आपका इंटरनल एनवायरनमेंट में। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कंपनी की इमेज, कंपनी की लोकेशन, ये एनवायरनमेंट है वो मार्केटर के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसी के साथ ही आपका ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11, ये कंप्लीट होता है और इसी के साथ मार्केटिंग एनवायरनमेंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग एनवायरनमेंट भी कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।